जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं, वो सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी है एक ऐसे इंसान की, जिसने उम्र के 50वें पड़ाव पर खड़े अपनी ही बनाई हुई दुनिया को एक ऐसे ख्वाब के आगे गिरवी रख दिया, जो शायद उसकी कल्पना से भी परे था। ये कहानी है लालच की, अकेलेपन की और उस खोई हुई इंसानियत की, जो अक्सर पैसों के पीछे भागते-भागते कहीं गुम हो जाती है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक हैरान कर देने वाली और कुछ सबक सिखा देने वाली कहानी को। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर से। कानपुर जो अपने तमाम उद्योगों, चमड़े के कारखानों और व्यापार की वजह से जाना जाता है। यहीं रहते थे चुन्नीलाल। उम्र के 50वें साल में कदम रख चुके थे चुन्नीलाल। देखने में साधारण मगर असल में करोड़ों रुपए के मालिक। उनका काम था कबाड़ का, यानी पुराने लोहा, प्लास्टिक, कागज और दूसरे स्क्रैप मटेरियल का व्यापार। उनका एक विशाल गोदाम था, जो शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित था। इस गोदाम में हमेशा पुरानी मशीनों के पुर्जे, टूटे हुए सामान और कबाड़ का ढेर लगा रहता था। एक तरफ तो ये गोदाम उनकी दौलत का एक मात्र ज़रिया था, तो दूसरी तरफ यही गोदाम उनकी अकेली दुनिया भी थी। चुन्नीलाल के पास धन-दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका एक बड़ा परिवार था, पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। बड़ी बेटी की शादी का वक़्त भी करीब आ रहा था। लेकिन एक बड़ी कमी थी, जो चुन्नीलाल के दिल में एक गहरा घाव बन चुकी थी। वो थी परिवार से उनकी दूरी। देखिए, गोदाम का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ कबाड़, जंग लगा सामान, धूल और कभी बदबू। ये वो जगह नहीं थी जहाँ उनकी पत्नी या बच्चे आना पसंद करते। उनका घर इस गोदाम से करीब 6-7 किलोमीटर दूर एक अच्छे ही रिहायशी इलाके में था। चुन्नीलाल रोज़ सुबह गोदाम आते और शाम को घर लौट जाते। लेकिन धीरे-धीरे काम के बढ़ते बोझ और शायद परिवार वालों की उदासीनता की वजह से वो कभी-कभार 10-15 दिन के लिए गोदाम पर ही रहने लगे। वो बस फ़ोन करके कह देते, "आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा।" न तो पत्नी इस बात पर ज़्यादा सवाल करती, ना ही बच्चे ही उनकी कमी महसूस करते। ऐसा लगता था जैसे पैसा कमाना और घर चलाना ही उनकी एकमात्र ज़िम्मेदारी थी और वो इसे बखूबी निभा रहे थे। लेकिन भीतर ही भीतर चुन्नीलाल को ये बात बहुत खलती थी। वो चाहते थे कि कोई उनकी इस मेहनत की कद्र करे, उनके साथ उनके साथ वक़्त बिताए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। गोदाम पर बैठे-बैठे वो अक्सर सोचते रहते, क्या सिर्फ़ पैसा कमाना ही ज़िंदगी का मकसद है? एक दिन की बात है, उस दिन गोदाम पर साप्ताहिक छुट्टी थी। चुन्नीलाल वही अपने ऑफ़िस के कमरे में बैठे हुए थे। उनका ऑफ़िस रूम भी गोदाम के अंदर ही था, जहाँ चारों तरफ फ़ाइलों के ढेर और पुराने सामान से भरे बक्से पड़े थे। वो मैले-कुचले कपड़ों में अपनी पुरानी सी कुर्सी पर बैठे कुछ हिसाब-किताब देख रहे थे। तभी अचानक गोदाम के बाहर एक कार आने की आवाज़ हुई। चुन्नीलाल ने गौर से देखा, एक शानदार सफ़ेद कार से 2 युवतियाँ उतरी। यह देखकर चुन्नीलाल हैरान रह गए। आज तक उन्हें इस गोदाम पर कोई महिला, वो भी इतनी सजी-धजी और आधुनिक नहीं आई थी। दोनों लड़कियां करीब 22-23 साल की लग रही थी। एक ने एक स्टाइलिश सूट पहना रखा था, तो दूसरी ने फॉर्मल ड्रेस। दोनों के हाथों में लैपटॉप केस थे और एक अटैच भी थी। वो सीधे चुन्नी लाल के ऑफिस रूम की तरफ आई और दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते सर, क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? चुन्नी लाल उनकी इस हिम्मत और आत्मविश्वास से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें तुरंत ही हाँ कर दी। जी ज़रूर, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। दोनों लड़कियों ने अपना परिचय दिया। एक का नाम शालू था और दूसरी का नाम रेशमा। वो दोनों बहुत ही पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रही थी। शालू ने कहा, सर, हम एक नेटवर्किंग कंपनी के लिए काम करते हैं। हमारा मकसद लोगों की ज़रूरतों को पहचानना और उन्हें पूरा करना है। चुन्नीलाल ने पूछा, ज़रूरत मतलब? रेशमा ने समझाया, सर, कई बार इंसान अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता कि असल में उसकी ज़िंदगी में क्या कमी है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। हम उन कमियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। हम आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप
चाहते हैं, बल्कि कई बार तो वो भी जो आप सोच भी नहीं सकते। चुन्नी लाल को ये बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन दोनों लड़कियों का पैशन और बात करने का अंदाज इतना आकर्षक था कि उन्हें टोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे और समझाओ, तुम लोग आखिर करती क्या हो? यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने चुन्नी लाल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। शालू ने अपना लैपटॉप खोला और चुन्नी लाल के सामने रख दिया। सर, हम आपको कुछ ऑप्शन दिखाते हैं, रेशमा ने कहा। आप बस देखते जाइए, अगर कोई चीज़ आपको पसंद आए, जो आपको लगे कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ सकती है, तो आप बस उस पर उँगली रख दीजिएगा। पहले कुछ स्लाइड्स में सामान्य प्रोडक्ट थे, महँगी घड़ियाँ, कारें, विदेशी यात्राओं के पैकेज, होम थिएटर सिस्टम वगैरह। चुन्नी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये सब तो मैं खरीद सकता हूँ, अगर चाहूँ तो।" शालू ने कहा, "हमें पता है सर, आपको इन चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन हम आपकी असली ज़रूरत को जानते हैं। चलिए हम आपको कुछ और दिखाते हैं।" ये कहकर उसने लैपटॉप की स्क्रीन बदली। अगले कुछ स्लाइड्स कुछ अलग ही थे। इनमें युवा सुंदर और आकर्षक लड़कियों की तस्वीरें थी। ये कोई साधारण फ़ोटो नहीं थे, ये तस्वीरें इतनी आकर्षक और उत्तेजक थी कि चुन्नीलाल की सांसें थोड़ी तेज़ हो गई। 50 साल की उम्र में जिन बातों से वो हमेशा दूर रह रहे थे, आज वो उनके सामने एक लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। चुन्नीलाल के माथे पर पसीना आ गया। वो अपनी कुर्सी पर बेचैन होकर हिलने लगे। उन्होंने कभी ऐसी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ कबाड़, परिवार और रोज़मर्रा के कामों तक ही सीमित थी। ये सब क्या है? चुन्नीलाल ने हकलाते हुए पूछा। रेशमा ने मासूम सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, सर, ये वो दुनिया है जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा। हम इसे आपकी जिंदगी की हकीकत बना सकते हैं। शालू ने आगे कहा, सर, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको यादगार बना देते हैं। हम आपको वो पल दे सकते हैं, बस आपको हाँ करने की ज़रूरत है। चुन्नी लाल की नज़रें अब भी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। उन्होंने एक खास तस्वीर पर नज़र टिका दी। वो एक युवती की तस्वीर थी, जिसमें वो पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या ये सब मुमकिन है? चुन्नी लाल ने पूछा। बिल्कुल सर, रेशमा ने फौरन जवाब दिया। आप जिस पर भी उँगली रखेंगे, वो आपके सामने हाजिर हो जाएँगी। एक लंबी चुप्पी के बाद चुन्नी लाल ने उसी तस्वीर पर उँगली रख दी, जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इसे मँगवा सकती हो, तो मँगवा कर दिखाओ, चुन्नी लाल ने कहा। शालू और रेशमा की आँखों में चमक आ गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुन्नीलाल से कहा, सर, आप बिल्कुल सही फैसला ले रहे हैं, आपको पछतावा नहीं होगा। रेशमा ने पूछा, सर, आप कब इस सर्विस को लेना चाहेंगे? चुन्नीलाल ने सोचा, आज शाम को क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, शालू ने कहा। हम शाम को 6 बजे फिर आएंगे, आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। पैसों का क्या? चुन्नीलाल ने पूछा। सर, पैसों की चिंता मत कीजिए, रेशमा ने कहा। आप पहले सर्विस लीजिए, अगर आप संतुष्ट हुए तो जो आप देना चाहेंगे दीजिएगा, अगर नहीं तो एक रुपया भी नहीं देना होगा। यह कहकर दोनों लड़कियां चली गई और चुन्नीलाल अपने ऑफिस के कमरे में अकेले रह गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद से सवाल कर रहे थे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये सब करना चाहिए? लेकिन फिर उनके दिमाग में वो तस्वीरें तैरने लगी और सारे सवाल गायब हो गए। शाम को ठीक 6 बजे वो कार फिर से गोदाम के बाहर आकर रुकी। शालू और रेशमा के साथ एक और युवती थी, वही जिसकी तस्वीर चुन्नीलाल ने चुनी थी। चुन्नीलाल हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। सर, हमने आपके लिए एक अच्छी-सी जगह का इंतज़ाम कर दिया है, चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। चुन्नीलाल उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी शहर के एक शानदार होटल के बाहर रुकी। होटल का एक कमरा पहले से बुक था। वो तीनों लड़कियाँ और चुन्नीलाल कमरे के अंदर गए। अगले 1-2 घंटे चुन्नीलाल के लिए जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव लेकर आए। वो एक ऐसी दुनिया में पहुँच गए थे, जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे एक शाम ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब सब कुछ खत्म हुआ तो चुन्नीलाल ने खुश होकर न केवल माँगे हुए 15-20 हज़ार रुपए दिए, बल्कि उससे ज़्यादा करीब 40 हज़ार रुपए बोनस के तौर पर दे दिए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा किया। शालू और रेशमा ने कहा, सर, ये तो अब बस शुरुआत है।
हमारे पास और भी बहुत कुछ है, आप जब चाहे हमें फ़ोन कर दीजिएगा। चुन्नीलाल उस रात गोदाम पर लौटे तो उनकी आँखों में एक अलग ही चमक थी। वो अब तक जिस ज़िंदगी से ऊब चुके थे, आज उन्हें उससे बचने का रास्ता मिल गया था। अगले कुछ दिनों तो चुन्नीलाल सामान्य रहे, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने खुद को रोक नहीं पाए और शालू को फ़ोन कर दिया। फ़ोन पर शालू ने पूछा, "सर कैसे हैं आप? हमें आपकी याद आ रही थी।" चुन्नीलाल ने कहा, "बस तुम लोगों की ही याद कर रहा था। तुम्हारे पास और भी तस्वीरें थी ना? क्या उनमें से भी कुछ?" शालू ने कहा, "सर आप बस इशारा कीजिए, हम कल शाम को आपके पास पहुँच जाएँगे।" और फिर यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला जो चुन्नीलाल के लिए एक गहरे गड्ढे में गिरने जैसा था। अगले 1 साल तक चुन्नीलाल ने शालू और रेशमा के माध्यम से करीब 20-25 अलग-अलग लड़कियों के साथ वक़्त बिताया। हर बार वो उन्हें मोटी रकम देते, कभी 20,000 तो कभी 50,000 तो कभी 1 लाख रुपए तक। ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि चुन्नीलाल अब अपने कबाड़ के व्यापार से ज़्यादा ध्यान इस नई हॉबी पर देने लगे। वो अक्सर शाम को होटल के कमरों में पाए जाते। उन्होंने अपने इस शौक को छुपाने के लिए झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। परिवार वालों को कहते कि उन्हें बिज़नेस मीटिंग में जाना है या फिर किसी क्लाइंट से मिलना है। दरअसल शालू और रेशमा की एक पूरी गैंग थी। वो लखनऊ में रहती थी और वहाँ की कुछ युवतियों से संपर्क करके उन्हें पैसे का लालच देकर इस काम के लिए तैयार कर लेती थी। ज़्यादातर लड़कियाँ डांस या मॉडलिंग का काम करती थी, जिन्हें एक रात के डांस के 1000-2000 रुपए मिलते थे। शालू और रेशमा उन्हें एक रात के 10-15 हज़ार रुपए का ऑफ़र दे देती थी, जिसे मना कर पाना उनके लिए मुश्किल होता था। इस तरह उन्होंने करीब 15-20 लड़कियों का एक ग्रुप तैयार कर लिया था। ये लड़कियाँ ज़रूरत पड़ने पर लखनऊ से कानपुर आ जाती थी। शालू और रेशमा ने कानपुर में ही एक अपार्टमेंट में किराए पर एक कमरा ले रखा था, जहाँ वो रहती थी और अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती थी। चुन्नी लाल उनके सबसे बड़े और विश्वसनीय क्लाइंट बन चुके थे। 1 साल के अंदर ही चुन्नी लाल ने इस आलीशान और गैर-कानूनी ज़िंदगी के पीछे करीब 1.5 करोड़ रुपए तक फूँक दिए थे। वो पैसा जो उन्होंने सालों की मेहनत और कबाड़ के व्यापार से जमा किया था, वो सब धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। समय बीतता गया और 2024 का साल आ गया। चुन्नी लाल की बड़ी बेटी की शादी तय हो गई थी। शादी की बहुत धूमधाम से करने का प्लान था। अनुमान था कि करीब 60-70 लाख रुपए का खर्च आएगा। जब चुन्नी लाल ने अपने बैंक बैलेंस और उनकी नकद की जाँच की तो वो सन्न रह गए। जहाँ उनके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए थे, वहाँ मुश्किल से 10-15 लाख रुपए बचे थे। बाकी का पैसा तो वो शालू और रेशमा को दे चुके थे। अब संकट शुरू हुआ। शादी का खर्च जुटाने के लिए उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स से पैसे उधार मांगे। ये सुनकर सब हैरान थे। चुन्नीलाल जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, आज खुद मदद मांग रहे थे। सबने सोचा कि शायद बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जब ये बात चुन्नीलाल की पत्नी सुशीला को पता चली तो उन्हें संदेह हुआ। वो जानती थी कि उनके पास इतना पैसा है कि बेटी की शादी 3 बार की जा सकती है। फिर यह कैसा संकट? सुशीला ने सीधे चुन्नीलाल से पूछा, "ये सब क्या हो रहा है? पैसे कहाँ गए?" चुन्नीलाल ने झूठ बोला, "बिज़नेस में घाटा हो गया, महँगे दामों पर सामान खरीदा था, सस्ते में बेचना पड़ा।" लेकिन सुशीला को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने गोदाम पर काम करने वाले कुछ अपने भरोसे वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। आखिरकार सच सामने आया। एक कर्मचारी ने बता दिया कि चुन्नी लाल अक्सर 2 लड़कियों के साथ जाते हैं और होटल में घंटों रहते हैं। सुशीला के लिए ये एक बड़ा झटका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पति जो हमेशा सीधे-साधे और परिवार के लिए समर्पित रहे हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने चुन्नी लाल का सामना किया। एक लंबी बहस के बाद चुन्नी लाल ने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे शालू और रेशमा ने उन्हें फँसाया और कैसे वो इस जाल में फँसते चले गए। सुशीला गुस्से और दुःख से भर गई। उन्होंने न केवल चुन्नी लाल को कोसा बल्कि पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी। ये मामला जब रिश्तेदारों तक पहुंचा तो हंगामा मच गया। सबने चुन्नी लाल की निंदा की, लेकिन कुछ लोगों ने सुशीला को ही दोषी ठहराया। उनका कहना था कि अगर सुशीला ने चुन्नी लाल का साथ दिया होता, उनकी ज़रूरतों को समझा होता तो शायद वो इस रास्ते पर नहीं आते। तुमने उन्हें हमेशा कबाड़ी समझा, एक रिश्तेदार ने सुशीला से कहा।
तुमने कभी उनकी भावनाओं को नहीं समझा। वो अकेलेपन से तंग आकर इस रास्ते पर चले गए। ये बात सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, शायद वो भी इस मामले में कुछ हद तक ज़िम्मेदार थी। आखिरकार परिवार वालों ने फैसला किया कि पुलिस में केस करने से सिर्फ बदनामी होगी। उन्होंने चुन्नीलाल से वादा लिया कि वो अब इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। चुन्नीलाल ने सबके सामने वादा किया, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वो लत कायम थी। जब कोई उनसे पूछता, "आपको इस सबका कोई अफ़सोस है?" तो वो कहते, "अफ़सोस? क्यों? जो शायद मैं 7 जन्मों में नहीं कर पाता, वो अब मैंने पैसे देकर कर लिया।" दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये हमारी एक दर्द भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।